सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ आज स्काइप पर हैं साबिक़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब अनवर मंसूर ख़ान। इसके अलावा मारूफ़ तजिया निगार अदनान आदिल साहब भी मेरे साथ हैं और फ़ख्र रहमान साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी मेरे साथ हैं। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो हम अनवर मंसूर साहब से करेंगे और बड़ा एक जो अहम केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत है, उसमें आज कुछ यकीन दहानियाँ कराई हैं अटारनी जनरल साहब ने, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी भी शख्स को जो 102 लोग फ़ौज की तहवील में हैं, अभी उनका जो ट्रायल शुरू नहीं हुआ, मामला तहकीकात और तफ्तीश के बीच में है और किसी को भी कैपिटल पनिशमेंट उसमें नहीं हो सकती, कोई ऐसे चार्जेस नहीं हैं और अगर ट्रायल शुरू किया गया तो फौरी तौर पर चीफ़ जस्टिस साहब को अटॉर्नी जनरल जो हैं वो आगाह करेंगे, इसलिए ये अदालत ने कोई स्टे नहीं दिया। लेकिन इसके साथ जो एक और अहम डेवलपमेंट है वो जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी जो 6 मेंबर बेंच का हिस्सा हैं, उनका एक नोट है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि फुल कोर्ट बना देनी चाहिए। इसमें जो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ अनवर मंसूर साहब आपसे, याहिया अफरीदी साहब ने ये कहा है कि जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब का आ चुका है और ना मैं इस मौके पर उनसे इख्तलाफ करना चाहता हूँ, ना मैं इत्तफ़ाक़ और सीनियर जज हैं वो, तो मैं इस मामले पर अभी मैं नहीं मुनासिब समझता कि राय दूँ। लेकिन उन्होंने दरख्वास्त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम की है कि आप फुल कोर्ट बेंच बनाएं। गोया जो असल जो मामला था जिस पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब उठ गए थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके तहत एक कमेटी है जो बेंच बनाएगी, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो अभी तक कानून बन है मुरव्वजा, ये कहा कि आप बेंच बनाएं। तो ये जो एक सारी सूरत हाल है उसमें मैं जो एक अखज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अखज़ कर रहा हूँ, या आप समझते हैं कि वाकई ये बड़ी अहम चीज़ है कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से कहा है कि आप बेंच बनाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी इब्राहिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल जो हालात हैं वो कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर तजिया करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए कि आज क्या होगा और कल क्या होने जा रहा है उसका पता नहीं चलता, ना पता चल रहा है। हम लोग पहले बड़ी आसानी से बता सकते थे कि कल क्या होगा। जो रिमार्क्स होते थे जजेस के, जो कोर्ट के रिमार्क्स होते थे, उनसे हमें पता चल जाता था कि क्या होने जा रहा है। मगर अनफॉर्चुनेटली कि अब जो जिस तरीके से केसेस चल रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरह से जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मॉरल अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को की जो है वो कम से कम की जा रही है। इस हालात के अंदर बड़ा मुश्किल है कोई तजिया करना। मगर जो आपका सवाल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपका सवाल जो है वो बेसिकली ये है कि याहिया अफरीदी साहब ने, जो कि बड़े मुअज़्ज़िज़ जज हैं, बहुत काबिल हैं और बहुत दूरअंदेश भी हैं, उन्होंने शायद ये सोचते हुए कि चूंकि स्टे हुआ है एक तरह से उस केस, उस लॉ के ऊपर, तो उन्होंने बेसिकली चीफ जस्टिस से कोशिश की है ये कहने की कि बजाय इसके कि हम आपस में कोई झगड़ा करें, आपस में रंजिशें क्रिएट करें, कोई मामला जो हैं जो एक दूसरे के खिलाफ कोई बातें हो रही हैं वो ख़त्म करने के लिए आप बजाय इसके कि 6 मेंबर बेंच बनाएं जिसमें कि 2 या 3 मेंबर निकल गए हैं,
अब आप फुल कोर्ट बना दें तो फुल कोर्ट में जो कुछ भी होगा वो फुल कोर्ट समझेगी और जानेगी। और जाहिर है कि ये एक ऐसा मेरे ख्याल में एडवाइस है ताकि मामलात ज़रा से सुलझने की तरफ जाएं रादर देन कि इसमें मज़ीद उलझे रहें। मगर इसमें एक कबाहत है कि 3-4-5 दिन मामलात सुन लिए गए हैं। क्या वो वकला दोबारा उसी चीज़ को आर्गू करेंगे? क्या वो वकला जो हैं वो दोबारा उन्हीं बातों को दोहराएंगे? आई डोंट नो कि ये एक मुनासिब होगा या नहीं होगा। तजवीज़ बुरी नहीं है मेरे ख्याल में। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि याहिया साहब ने ये कहा है कि फ़िलहाल जब तक के उस केस का फैसला नहीं होता है, चीफ जस्टिस आफ्टर ऑल इज़ द चीफ जस्टिस और उनके पास ये इख्तियार है बेंच बनाने का। जी अनवर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन अगर हम जो इस वक्त मारूजी हालात हैं जिनका आपने भी जिक्र किया, अगर हम उन्हें सामने रखें तो अगर एक फुल बेंच बनता है इदारे के अंदर, उसकी अपनी एक ताकत जो है, ज़ाहिर है जब सब जजेस बैठे होंगे तो वो एक बड़ा ताकतवर बेंच होगा। और हुकूमत ने जिस तरह माजी में जो अदालती फ़ैसले हैं उनको हवा में उड़ा दिया है, तो ये जो फ़ैसला आएगा इसको हुकूमत जो है वो शायद जुर्रत नहीं करेगी इसके साथ वो खिलवाड़ करने की। तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी और अथॉरिटी को बहाल करने के लिए कि अगर 4-5 दिन दोबारा भी समाअत हो जाए तो कोई बहुत बड़ी कीमत तो नहीं है अगर हम कंपैरिजन करें इसको सुप्रीम कोर्ट के इज़्ज़त व एहतराम और उसकी ताकत से? बिल्कुल, मैंने अभी यही कहा था बेसिकली कि ये जो एडवाइस है याहिया साहब की, ये बहुत अच्छी एडवाइस है और बुरी नहीं है। सिर्फ मेरा ये था कि अब दोबारा पूरा का पूरा केस दोबारा चलना शुरू होगा। खैर, एक लिहाज से अच्छा भी है कि दोबारा चल जाए। शायद जो अभी तक आर्गूमेंट्स हुए हैं दोनों साइड के, उन दोनों को एब्जॉर्ब करने में भी आसानी होगी। तो बिल्कुल मैं तो एग्री करता हूँ। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि फुल कोर्ट बने तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये इन मामलात में तो फुल कोर्ट इज़ ऑलवेज द बेस्ट आइडिया। अच्छा, एक और मेरा सवाल है कि काजी फायज़ ईसा साहब ने ये कहा कि मैं उठ रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ और मैं इस बेंच को नहीं मानता। तो अगर चीफ जस्टिस साहब फिर बेंच बनाते हैं याहिया साहब की एडवाइस पर, ये सोच कर के चलें, कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है कि काजी फायज़ ईसा साहब अगर उसमें आएंगे? या क्योंकि उन्होंने उस दिन, मैं मौजूद था कमरा अदालत में, उन्होंने कहा कि ये मेरे जो हल्फ है उसकी खिलाफ वर्जी है। देखिए, काजी साहब जाहिर है कि बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं और उनके अपने एक नज़रिया है और वो नज़रिया जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सही या गलत पे मैं नहीं जा रहा। इशू ये है कि अगर फुल बेंच बन जाए तो ये कहीं कोई नहीं कह सकता कि आपने एक चूज़ करके बेंच बनाई, उसने कहा जी फुल कोर्ट बन गया। फुल कोर्ट जब बनता है तो फिर उसमें चॉइस नहीं हो रही है चीफ जस्टिस की, अलावा इसके कि वो ये कह रहे हैं कि जितने जजेस हैं सब बैठेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि काजी साहब जो हैं उससे हटेंगे ये कहकर के जी मैं नहीं बैठूंगा इसलिए कि उस पर जजमेंट का फैसला नहीं आया है, उस केस का फैसला नहीं आया है। मेरा ख्याल में काजी साहब बिल्कुल बैठ जाएंगे, इसलिए कि फिर वो चॉइस ख़त्म हो गई है चीफ जस्टिस की उस सूरत में और वो पूरा कोर्ट को बिठा देंगे। अनवर मंसूर साहब, अभी तक हमने जो देखा है चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को, बहुत रिस्ट्रेन उन्होंने शो किया है। 14 मई को इंतखाबात का फ़ैसला हुकूमत ने नहीं माना, लेकिन उन्होंने कोई कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो उन्होंने उसका आगाज़ नहीं किया। और ये जो मामला है फ़ौजी अदालतों वाला, इस पर भी हालांकि जो वकला हैं, क्लाइंट्स हैं, वो बार बार इस्तदा करते रहे कि आप स्टे ऑर्डर दें, लेकिन उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब की जो एश्योरेंसेस है उसी को बुनियाद बनाया और ये कहा कि मुझे आप पर एतमाद है। और ये भी कहा आज उन्होंने कि मैं अवेलेबल हूँगा ईद के बाद भी, ईद में भी, तो अगर ट्रायल शुरू हो या कुछ ऐसी बात हो तो आप मुझे फ़ौरी तौर पर
आप वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपको लगता है कि हुकूमत उनके वज़रा जिस तरह की बयानबाजी और ये सब कुछ कर रहे हैं, चीफ़ जस्टिस साहब की जो कोशिशें हैं कि किसी तरीके से जो सेंक्टिटी है वो एग्जेक्टिव की और जुडिशरी की वो कहीं से बहाल हो जाए, आपको लगता है कि हुकूमत इसको इसी तरह रिस्पॉन्ड करेगी? हाँ, अभी तक तो हुकूमत ने रिस्पॉन्ड कभी सही नहीं किया है। जिस तरीके से पार्लियामेंट में जाकर चंद वज़रा हैं जिन्होंने जिस तरह के बयानात दिए हैं, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है, इतने नॉन पार्लियामेंट्री फॉर्म्स के अंदर जिस तरह के जुमले इस्तेमाल किए गए हैं और जिस तरह से बातें की जा रही हैं कि हम ये जो मर्जी आए जजमेंट कर दें, हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, ये तो बहुत ही संगीन जुर्म मैं कहूँगा है। और उन लोगों के लिए ऊपर ख़ास तौर पर कि जिन्होंने ये जुमले अदा किए हैं, मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब हैं, वो रेस्ट्रेंट क्यों दिखा रहे हैं, मुझे लगता ये है कि इस रेस्ट्रेंट दिखाने की वजह से गवर्नमेंट जो है वो और सीने पे सवार हो रही है। ये तो बिल्कुल एक ऐसा इशू है जिस पे के कोर्ट्स को एक हद तक, ठीक है, एक हद तक रेस्ट्रेंट होते हैं, मगर जब कोर्ट के ऊपर बात आ जाए या कोर्ट के मामलात के ऊपर के रिफ्यूजल ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो होता है, अगर वो हो जाए तो ये तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है और इसके ऊपर तो एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर जजेस को के ऊपर कोई वो लगाई जा रही है, तोहमत लगाई जा रही है, कोई ऐसी बातें की, तो जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस मामले को छोड़ दे। मगर कोर्ट के मामलात, कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं, किसी सूरत में भी उसमें छूट नहीं होनी चाहिए। मुझे एक्चुअली काफ़ी तकलीफ है इस बात से कि कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे बढ़ें, ये तो वरना दिन ब दिन गवर्नमेंट जो है वो जाकर और इस किस्म की बातें मजीद करेगी, रिफ्यूज़ करेगी काम करने से, ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। तो ये तो मोरालिटी, जो मोरालिटी गवर्नमेंट की है वो तो बिल्कुल इस वक्त नेगेटिव में है और मॉरल अथॉरिटी जो है वो कोर्ट की डिप्लीट हो रही है। अनवर मंसूर साहब, जो नून लीग के जो अहम लोग हैं जिनसे कभी हमारी बात होती है, बहुत कम लोगों से होती है, ज़्यादा तो हमें पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि इलेक्शंस नहीं होंगे टाइम पर इस साल, क्योंकि जो सेंसस है वो भी एक आइनी ज़िम्मेदारी है, फिर उसके बाद डीलिमिटेशंस होनी है, तो इसलिए ये तो लगता ये है कि अगले साल मार्च अप्रैल तक कहीं जाकर इसकी सूरत बनेगी। तो ये तो सरीहन जो आइन है उससे इन्हराफ होगा। पहले ये कहते रहे कि इलेक्शन एक दिन होना है सूबों का और मरकज़ का, और अब सेंसस और उसकी बुनियाद पर ये इलेक्शंस को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा कड़ा इम्तिहान नहीं होगा अगर ये सिचुएशन होती है? तो देखिए, अगर 14 मई वाला ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट करा देते सुप्रीम कोर्ट, तो आज उनकी हिम्मत नहीं होती ये बात करने की। 2 लोगों को, 4 लोगों को कंटेम्प्ट में लेके आते, उनकी हिम्मत नहीं होती कि ये बात करें। उन्होंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ बड़ी लीनियंटली ले रही है, तो जो मर्जी है कहना है हम कह सकते हैं और कहते रहेंगे। और अगर ऑर्डर भी हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का तो हम वो नहीं मानेंगे। मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको याद होगा, जब ये इलेक्शन प्रोविंशियल असेंबली के होने थे, कि ये दिस अमाउंट्स टू सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया है और इसका सजा जो है आर्टिकल 6 के अंदर मौजूद है। और इसी तरह से अगर वो इलेक्शन नहीं होंगे और नहीं कराए जाएंगे, चाहे किसी वजह से भी नहीं कराए जाएं, चाहे सेंसस की बात हो जो कि करा देना चाहिए था उनको, वो भी रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर वो नहीं करा रहे हैं सेंसस तो वो जानबूझ के नहीं करा रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि सेंसस नहीं हुआ है तो इलेक्शन नहीं होंगे, वो भी जानबूझ के ये बात हो रही है। तो और ये अमाउंट जो है ये होगा सबवर्जन, इसलिए कि ऐसे मामलात कोई नहीं है कि इलेक्शन नहीं हो सकते। तुर्की में हुए नहीं हुए इलेक्शन
इतने मामलात के डिफिकल्टी के बाद क्या चर्चिल ने इलेक्शन नहीं कराए थे वॉर के ज़माने में? ये सब बेकार की बातें हैं, और अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है तो मैं अफसोस से कह सकता हूं कि उसके बाद जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है वो बढ़ती चली जाएगी और रिट ऑफ द कोर्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अनवर मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे अनवर मंसूर कि अगर 14 मई को जो इंतखाब जब हुकूमत ने वो नहीं कराए, उस वक्त अगर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हो जाती तो अभी जो हुकूमती अकाबरीन जिस तरह बात कर रहे हैं कि जी सेंसस होनी है, डिलिमिटेशन होनी है और बहुत सारी बहाने करके जो इलेक्शंस हैं उसको भी अगले साल तक ले जाने की बात कर रहे हैं, तो अनवर मंसूर साहब कह रहे हैं कि शायद फिर इसकी नौबत नहीं आती। और वो चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने ये कहा भी है अपनी गुफ्तगू में कि जो लोग जिन्होंने पार्लियामेंट के हवाले से गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है, जजेस की जो उन्होंने हर्जा सराई की है, अदालत पर हमले किए हैं, अदालती अहकामात को तस्लीम करने से इनकार किया है, उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। तभी जो इदारा है उसकी इज़्ज़त और तकरीम उसकी बहाल होगी। और बिल्कुल इदारे सारे बराबर हैं, किसी भी इदारे की जो तज़हीक है वो हम कौम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हो। इदारे सब काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त हैं। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है, मैं वापस आता हूँ तो अदनान आदिल साहब और फ़खर रहमान साहब से, क्योंकि दुबई में एक बड़ा कट है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो तय करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि मैं अदनान आदिल साहब की तरफ जाऊं, आज जो तहरीरी हुक्मनामा आया है सुप्रीम कोर्ट का आज की समाअत का, उसमें इमरान रियाज साहब का भी ज़िक्र है। वफाकी हुकूमत से ये कहा गया अटॉर्नी जनरल साहब से कि आप कोशिश करें उनको रिकवर करने की, और चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि वफाकी हुकूमत में इतनी कैपेबिलिटी है। उन्होंने बलूचिस्तान का एक इसी तरह का केस था, उसका ज़िक्र करके ये कहा कि जब वफाकी हुकूमत ने कोशिश की तो वो बहुत जल्द वो भी जो केस था वो सॉल्व हुआ। तो उन्होंने कहा कि ईद आ रही है और अगर इमरान रियाज साहब आ जाएं, ईद अपनी फैमिली के साथ करें तो पूरे मुल्क में इससे खुशी होगी। और यकीन दिलाया अटॉर्नी जनरल साहब ने चीफ जस्टिस साहब को कि वफाकी हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि उनको तलाश किया जाए। अभी उन्होंने कहा कि वो उनके पास नहीं है। अब मैं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, अदनान आदिल साहब आपसे मैं इस पे बात करूँगा। दुबई में जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब की मीटिंग्स जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन अभी तक ये पता चला है या बताया जा रहा है, ज़राए ये कह रहे हैं कि कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। इलेक्शंस की तारीख़ के हवाले से भी इख्तलाफ है, सीट एडजस्टमेंट पर भी इख्तलाफ है, मंजरनामा क्या होगा उस पर भी इख्तलाफ है। तो आपको लगता है कि ये जो इख्तलाफ है बज़ाहिर ये एक दूसरे से बारगेन करने की कोशिश है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये ज़रूर एग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि अगर इनको नज़र आ रहा है कि अगर इनका आपस में इत्तफाक या इत्तेहाद नहीं हुआ तो इनको पॉलिटिकली नुकसान हो सकता है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपने पहले जब वक्फे से पहले कहा था कि आपकी इत्तला ये है कि अभी वक्त के ऊपर इलेक्शन नहीं होंगे, जो कि वक्त पे अक्टूबर में होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर में, और आपकी इत्तला ये है कि मार्च तक जा सकती है बात। मेरी भी कुछ इसी किस्म की इत्तला है कि कोई अभी ये दो चार काम हैं जो ये समझते थे कि होने चाहिए जो नहीं हो सके। एक तो ये कि ये समझते हैं कि 10 सितंबर के बाद कुछ मुल्क में ऐसी तब्दीलियाँ आ जाएंगी कि नवाज़ शरीफ के लिए साजगार माहौल होगा और उनकी जो कानूनी मुश्किलात दूर नहीं हो सकें, मसलन उनकी सज़ाएँ ख़त्म नहीं हो सकें, वो शायद ख़त्म होना शुरू हो जाएं और उसमें कुछ वक्त लगेगा और वो फिर नवाज़ शरीफ कैंपेन ट्रेल पे निकलेंगे। दूसरी बात ये कि ये समझते थे कि अब 14 महीने हो गए कि इस दौरान इमरान ख़ान या PTI के सरबराह की जो मकबूलियत की लहर है वो टूट जाएगी, वो नहीं टूट सकी। PTI अब भी बहुत मकबूल है, तमाम सर्वेज़ ये बता रहे हैं। तो ऐसे में कैसे इलेक्शन में जाया जाए,
जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है अवाम में। और तीसरे ये कि जो टूट फूट का अमल था, तोड़ फोड़ का अमल था तहरीक इंसाफ के, वो मुकम्मल नहीं हो सका। ख़ास तौर से खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे परवेज़ खटक को टास्क दिया गया है, वहाँ पे कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। जब तक वहाँ पे ख़ास पेशरफ्त नहीं होगी ये इलेक्शन। अच्छा, इसमें अदनान आदिल साहब, तो इसमें एक जो नुक्ता है अहम, अगर इलेक्शन 90 दिनों के अंदर नहीं होते, चाहे वो अक्टूबर है या नवंबर की डेट बनेगी, तो फिर जो निगरान सेटअप है वो तो आइन वो कहता है कि वो 90 दिनों के लिए बनेगा। तो फिर मुझे ये बयान फरमाइए कि फिर उसकी क्या सूरत होगी? उसके लिए तो या तो फिर आप आइनी तरमीम करें या सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा। 90 दिन से ज़्यादा पंजाब में भी चल रही है गवर्नमेंट, हो गए 90 दिन से ज़्यादा, और मरकज़ में भी, तो ये तो एक बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं होगा? पाकिस्तान में आपको पता है आइन जो है बस ऐसे ही है, उसके ऊपर कुछ अमल होता है, कुछ अमल नहीं होता है। तो अब पंजाब में तो उसकी खिलाफ वर्जी हो गई आइन की, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी हो गई। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? नहीं, इसमें तो एक चीज़ हमें नज़र आती है ना कि कोर्ट ने रिस्ट्रेन शो किया है इसमें। अदनान साहब, कोर्ट जो है तो वो फिर कंटेम्प्ट कर सकती थी कार्रवाई, लेकिन मैं क्योंकि रोज़ाना जाता हूँ सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पर हम जजेस के रिमार्क सुनते हैं, तो जजेस जो हैं वो ये कहते हैं कि रिस्ट्रेन जो है, क्योंकि एक मॉरल अथॉरिटी है तो उसको वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं और रिस्ट्रेन शो कर रहे हैं। बस ये नज़रिया ज़रूरत की बजाय नज़रिया तहम्मुल और नज़रिया ताख़ीर जो है अब इस वक्त रूबा अमल है, और यही मज़ीद भी रूबा अमल रह सकता है। वो कोई और बहाना बना सकते हैं। आप देखिए जिस किस्म अच्छा, का मैं क्योंकि दुबई से हमारे नुमाइंदे मुझे बताया हमारे साथ आ गए, ज़रा उनसे अपडेट ले लें तो फिर मैं दोबारा आप किसी इशू पर मैं आता हूँ, आपसे बात करता हूँ। ये हसन साहब, आप मेरे साथ हैं? जी जी। अच्छा जी, वहाँ पर क्या सूरत हाल है जो जरदारी साहब के और जो गुफ्तगू हो रही है इनकी नवाज शरीफ साहब की, आपके पास क्या ताज़ा तरीन है? जी समी साहब, कल 2 मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान। पहली जो है वो 1-on-1 मुलाकात हुई थी तकरीबन दिन के टाइम, जिसका दौरानिया तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा था। उसके बाद जो है वो शाम में अशाइये के बाद जो है वो दोबारा मुलाकात हुई है। उसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शरीफ भी जो है उस मुलाकात में शरीक थी। इतलात यही है कि 25 से ज़्यादा सीटें जो हैं, तकरीबन 25 सीटों पे सीट एडजस्टमेंट के लिए साबिक सदर ने जो है वो जोर दिया है, जिस पर जो है वो नून लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। नदीम अफजल चंद की सीट पर, कमर ज़मा कायरा की सीट पर उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उसके अलावा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने असम्बली जो है वो की मुद्दत मियाद पूरे होने पर अक्टूबर में इलेक्शन करवाने पर जोर दिया है, जबकि कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का कहना है कि कबल अज वक्त असम्बली को तहलील करके नवंबर में जो है वो इलेक्शन में जायज़ है। बहरहाल दोनों मामलात के ऊपर जो है वो डेडलॉक रहा है और दोबारा मुलाकात करके इन पे बात करके इस मामले को हल करने पे तरजीह दी गई है। जी ठीक है। अच्छा फ़खर, मुझे ये बयान फरमाइए, ये आपने सुनी सारी गुफ्तगू कि उनका वो आपस में वो एक जो तारीख़ें हैं उस पर वो लगे हुए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जरदारी साहब क्यों जल्दी इलेक्शन चाहते हैं? पंजाब में तो जरदारी साहब का कुछ कोई हैसियत नहीं बन सकी, कोई इलेक्टेबल्स भी उनके पास नहीं आए, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जहांगीर तरीन साहब का जो इस्तेकाम पार्टी है, समझा ये जा रहा है कि ये बेसिकली जरदारी साहब को इस बात से रोकने के लिए थी कि वो जो सराइकी बेल्ट है उसके इलेक्टेबल्स अपने साथ ना मिला लें। तो जरदारी साहब क्यों जल्दी इलेक्शन चाहते हैं? देखिए, ये आपको पता होगा जब ये पिछले साल ये सारा मामलात हुए थे, जिस तरह से साबिक हुकूमत को गिराया गया और जो लंदन प्लान था, और वहाँ पर ये तय हुआ था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे और उसके बाद फिर इलेक्शंस होंगे, तो फिर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो हो सकता है सदर के मनसब पे हों, मरियम नवाज अपोजिशन लीडर होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें थी। अब क्योंकि उनको नज़र आ रहा है
कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उस तरह से पॉलिटिकल जो साख है वो तो अब बरकरार नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे उन्होंने देखा है कि पीटीआई के वोट्स को तोड़ा जा सकता है और मुस्लिम लीग नून के वोट को जोड़ा जा सकता है, वहाँ पर वो सीट एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। और जिस तरह आपका नुमाइंदा भी बता रहा था, अब इस वक्त पीएमएलएन की तरजीह ये है कि वो पंजाब को हासिल करना चाहती है, वो मरकज़ में दिलचस्पी नहीं रखते। और पंजाब में वज़ीर आला की जो पोस्ट है उसको कैसे हासिल किया जाए ताकि अपनी जो सियासी साख है उसको बहाल किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी वजह से ये जो पॉलिटिकल इस वक्त इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो चल रही हैं। और यही वजह है कि इन्होंने बाहर बैठ के दुबई में आपस में मुज़ाकरात करने का जो फैसला किया था, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मुल्क के अंदर आपको पता है लोकल मीडिया बहुत ज़्यादा है, तो उस सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वहाँ पर बैठे हैं। अभी तक मेरी भी इत्तलात यही है कि जो इलेक्शंस के अंदर सीट एडजस्टमेंट है उसके ऊपर कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि पंजाब में तो पीपल्स पार्टी जो है वो ना होने के बराबर इस वक्त अपनी सियासत ऐसे बिल्कुल ठीक है। फ़खर, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन वापस आते हैं तो मैं अदनान आदिल साहब की तरफ आऊँगा, क्योंकि इस सारी कहानी में ये जो पॉलिटिक्स है, इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत अहम है और उसको इम्प्रूव करने के लिए या एक थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए IMF का जो एग्रीमेंट था वो बड़ा ज़रूरी था। हमें हर 4 दिन के बाद बता दिया जाता है कि बस मामला तब तय हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज फिर टेलीफोन भी घुमाया IMF की जो डायरेक्टर हैं उनको, और बजट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं, लेकिन अभी तक एक्चुअली जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो नहीं हुआ। ब्रेक से वापस आते हैं तो अदनान आदिल साहब से पूछेंगे कि कितने इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं और क्या अगर IMF के साथ डील हो जाती है तो जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए, वो हासिल होगा या ये भी जो एक सही है ला हासिल है। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सियासी सूरत हाल पर बात हो रही है। अदनान आदिल साहब हमारे साथ हैं। अदनान साहब, IMF जो है एक मिस्ट्री बन गई है उसकी पाकिस्तान के साथ डील। हमें हर 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद मीडिया में ये खबरें दी जाती रहीं। पूरा 1 साल हो गया कि IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने जा रहा है। अब पेरिस में उनकी डायरेक्टर से भी मुलाकात हुई शहबाज साहब की, आज फ़ोन पर भी बात हुई, और जब बजट पास हुआ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड भी कर दी गई। $1 लाख पाकिस्तानी नो क्वेश्चन आस्क्ड वाली बात भी वापस ले ली गई, लेकिन अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ। पहले तो आप ये बयान फरमाइए, आप समझते हैं कि एग्रीमेंट हो जाएगा, और फिर अगर ये हो भी जाता है तो जो कॉन्फिडेंस चाहिए इन्वेस्टर को पाकिस्तान की इकॉनमी में, क्या वो इससे हासिल हो जाएगा? देखिए, आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दे दूं। अभी बिल्कुल ताज़ा सर्वे हुआ है गैलप का, उसमें जो बड़े कारोबारी इदारे हैं, बड़ी फर्म्स हैं, उनके 27% ने कहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम बड़ी रुकावट है सरमायाकारी और कारोबार में। और जो छोटे कारोबार हैं उनके 37% ने ये कहा है सर्वे में कि सियासी अदम इस्तेहकाम ही सबसे बड़ी वजह है उनके कारोबार के फैलने में या तरक्की में। तो जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनमें कोई मिसाक नहीं होगा, समझौता नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि सरमायाकारी जो है वो बढ़ सकेगी। इस वक्त तरक्की की शायद मनफी में है। गो हुकूमत ने 0.3 कर दिया, गधों की तादाद बढ़ा के बताया गया कि 57 लाख गधे जो हैं वो 58 लाख हो गए। तो ये गधों की तादाद से अगर आप इसी तरह अपना माशी तरक्की की शरह बढ़ाएंगे तो माशी तरक्की नहीं होगी जब तक सनती तरक्की नहीं होगी। और इन्वेस्टर क्यों आएगा, बल्कि सरमाया तो मुल्क से बाहर जा रहा है, लोग बाहर जाकर इंडस्ट्री लगा रहे हैं। IMF से डील ना होने की 2 बड़ी वजूहात थी। एक थी कि हमारी जो टैक्सों की आमदन और हमारा जो अखराजात हैं उसमें गैप बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं आप ख़र्चे कम करें, आमदन बढ़ाएं। तो इन्होंने 215 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए, और अफसोस की बात यह है कि सैलरीड क्लास पर लगा दिए। उस जो 2 लाख तक की सैलरी लेते हैं उनके ऊपर 20 की बजाय 25% इनकम टैक्स कर दिया। बड़े ज़िम्मेदारों 24 लाख ताजरों को नहीं छेड़ा। पेट्रोल लेवी जो है वो 50 रुपये की बजाय 60 रुपये कर दी। और दूसरा उनसे जो रुकावट है मुआहदा ना होने में वो ये है कि बैरूनी फाइनेंसिंग, वो कहते हैं आपको $6 अरब की ज़रूरत है
ये कहते हैं कि हमने 4 अरब डॉलर का बंदोबस्त कर लिया है, वादे कर लिए हैं सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात ने। आप 4 अरब डॉलर की बात मान जाएं, हमें वेवर दे दें 2 अरब डॉलर का। अगर तो अमेरिका ने सपोर्ट किया, क्योंकि अमेरिका के IMF उसमें वोट बहुत ज़्यादा हैं, वो अगर वोट देगा और हिमायत कर दे तो बाकी ममालिक भी हिमायत कर देते हैं, क्योंकि जहाँ हाथी का पाँव वहाँ सबका पाँव। लेकिन अगर अमेरिका ने इनको सपोर्ट नहीं किया बड़े तरीके से तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर इनको नए, मेरा ख्याल है कि जो फाइनेंसिंग का इशू है उस पर इन्हें वेवर मिलने की तवक्को है। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर आज़म या अमरीकी सफ़ीर से भी मुलाकातें कर रहे हैं, IMF के सदर को भी, सरबराह को भी बार बार फ़ोन कर रहे हैं और इसी बात का वेवर मान रहे हैं कि जो बैरूनी फाइनेंसिंग है उस पर आप हमारे साथ रियायत कर दें। और मसला पाकिस्तान का IMF के ये जो किस्त बहाल होने के बाद भी हल नहीं हो सकेगा। जुलाई से अगले जून तक हमें 25 अरब डॉलर मजीद चाहिए। बताइए वो कहाँ से आएंगे? 25 अरब डॉलर जो तिजारती जो कर्जे वापस करने हैं वो हमने माजी में इतने ज़्यादा कर्जे लिए और बेकार के कामों में लगा दिए कि अब बहरान बहुत ही शदीद हो गया। बिल्कुल रेडिकल सर्जरी की ज़रूरत है। मैं अदनान हमारे साथ ही रहिए। मैं फ़खर रहमान साहब, अभी अदनान साहब भी जो फिगर बता रहे थे, अब एक यानी 9,400 अरब रुपया आपने टैक्स वसूली करना है। ये एक इतना अनरियलिस्टिक फिगर है। मेरी जिस भी इकोनॉमिस्ट से बात हुई है वो कहते हैं जनाब ये तो अचीवेबल ही नहीं है। तो ये जो एक इसहाक डार साहब वैसे ही बड़े मशहूर हैं, आपको पता है फिगर्स का, तो वो कमाल करते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल आन पड़ी है और ये जो आने वाला वक्त है, अब इन्होंने इंपोर्ट्स की इजाज़त दे दी है, तो मुझे ये लग रहा है कि अब जो फर्स्ट वर्किंग डे होगा ईद के बाद, उसमें डॉलर की जो प्राइस है, रुपया और बेकदर होगा। आप क्या कहते हैं फ़खर? बिल्कुल रुपया बेकदर होगा और जब आपकी फाइनेंशियल जो पिक्चर है वो माइनस में और हर चीज़ नेगेटिव में शो की जा रही हो, तो वहाँ पे रेवेन्यू टारगेट को मीट करना जो है वो सबसे मुश्किल काम है। और इस वक्त जहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो उनकी प्रोडक्शन 50% रिड्यूस हो चुकी हो और बंद हो रहे हों, तो वहाँ पे आपने रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा करना है? तो ये एक एग्जिजरेटेड जो 9 खरब और 400 पता नहीं 55 अरब का या 15 अरब का जो रेवेन्यू टारगेट रखा गया है, ये बहुत बड़ा टारगेट है और अनरियलिस्टिक है। इसको पूरा कैसे करेंगे? बजट डेफिसिट के लिए आपको जो फॉरेन असिस्टेंस चाहिए वो आ नहीं रही। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चाइना हो, सऊदी अरब हो या दीगर जो ममालिक हों या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, वो पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शंस चाहते हैं ताकि इस सारे मामलात की क्रेडिबिलिटी जो है, इसकी ओनरशिप जो है, वो एक अवाम की नुमाइंदा हुकूमत जो है वो उठाए, तब उनके साथ ये मामलात हो सकते हैं। 1.5 साल के अंदर जो सूरत हाल बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर प्रोजेक्ट हुई है, उसमें इन 13 जमातों को वो इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस नहीं मिल सका, रिकग्निशन नहीं मिल जो इनको मिलना चाहिए था। मुझे क्योंकि वक्त हमारे पास फ़खर ख़त्म हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है और बात इतनी ज़्यादा तवील के हमारे पास वक्त की कमी है। लेकिन अब मसला ये है कि पैसे लेने के लिए जहाँ पर भी शहबाज शरीफ जाते हैं तो ऑफ़र करने के लिए उनके पास सिर्फ पाकिस्तान के मैंगोज़ हैं। वो बेचारे बड़ा ज़ोर लगाते हैं, बताते हैं बड़े अच्छे हैं, मीठे हैं, बड़ी उसकी किस्में हैं और मैं आपको भिजवाऊँगा और आप खाइएगा तो इंशाल्लाह। अच्छा, आप कुछ लोग उसको कहते हैं ठीक है, लेकिन जो IMF वाले हैं अमेरिका में मीठी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, वो कुछ खट्टी चीज़ें पसंद करते हैं। और ये अब कह रहे हैं कि मैं चिट्टा चौंसा मीठा भिजवाऊँगा आपको। अल्लाह करे कि कोई इनके चक्कर में आ जाए और पाकिस्तान को वो मिल जाए जिसकी हमें शदीद ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ।
सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।